बात आज की टीवी चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में मैं 8वां विधानसभा से किसी न किसी वर्ग विशेष के या राजनीतिक विशेष के लोगों को आपकी अदालत में पेश करता हूं और वो अपने दावे के साथ में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं और उनके पक्ष में मैं वकालत करता हूं कि उनका दावा आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे, इसलिए मैं उनसे सवाल जवाब भी करता हूं। आज जिस शख्स को मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं वो हैं प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर, जो अजमेर से वाबस्ता हैं और सिंधी समाज की प्रतिनिधि हैं। आप शिक्षा जगत के अंदर एक जाना पहचाना नाम है। हिंदुस्तान में अगर कभी मनोविज्ञान पर बात चलती है तो डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर का नाम लेना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। यदि समाजशास्त्र की बात चलती है तो लक्ष्मी ठाकुर का नाम लिया जाना बेहतर समझा जाता है। अगर मनोविज्ञान की बात चलती है, राजनीति की बात चलती है, समाज के परिवर्तन की बात चलती है, समाज में बदलाव की बात चलती है, तो आपके लेख, आपकी पुस्तकें आपके मार्केट में आती हैं और उन पर चर्चा होती है। तो मैं लक्ष्मी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां आए और आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, आपका स्वागत है पहले तो, और मेरा आपसे निवेदन है कि अब तक राजनीति के जो घाघ लोग होते हैं वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, प्रबुद्ध और मनोवैज्ञानिक जो अपनी दावेदारियां हैं वो कम होती हैं, उच्च शिक्षित लोग नहीं आते। आप बेहद शिक्षित हैं, तो आप संक्षिप्त में बताएं कि आपने शिक्षा जगत के अंदर क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। मैं बचपन से ही पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे और माँ बाप की इच्छा थी कि हम 5 बहनें थी कि पांचों बहनें अच्छी ऑफिसर बड़े ओहदों पे जाएं, इसलिए बचपन से घर का काम और पढ़ाई दो ही चीज़ों में रहे हम लोग। मैंने वैसे उच्चतर डिग्री पीएचडी की उपाधि ली है, डॉक्टरल डिग्री ली है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही और फिर मैंने मनोविज्ञान में पीएचडी करी और जब मैंने नौकरी ग्रहण करी तो मैंने पोस्ट पीजी डिप्लोमा पॉपुलेशन इकोलॉजी में किया था, तो पॉपुलेशन स्टडीज़ में ही मुझे नौकरी मिली। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं 5.5 साल पढ़ाने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर 94 में आई और तब से मैंने 2020 तक अपनी सेवाएं 26 साल यूनिवर्सिटी में दी। उस पर रहते हुए मैंने सारे ही बड़े बड़े उच्च पदों पे आसीन रही और मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो आप अपना आत्मविश्वास कायम कीजिए, पूरी मजबूती के साथ अपने अंदर से दावा पेश कीजिए आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने रिटायरमेंट के बाद भी एजुकेशन प्राप्त की और कई डिग्रियां आपने हासिल की। हाँ, एजुकेशन के बाद एजुकेशन में मेरा इतना रुझान रहा कि रिटायरमेंट के बाद मैंने एमए सिंधी की, क्योंकि मैं सिंधी भाषी हूँ और सिंधी बोलना तो हमारा बचपन से था, लेकिन लिखना और सिंधी लिटरेचर के बारे में पढ़ना और हमारे जो सिंधी समाज के बहादुर जिन्होंने अपनी जान पे खेल के देश को बचाया, उनके बारे में पढ़ना और ये करना सब लिटरेचर के माध्यम से मैंने सिंधी में एमए करी। और योगा में भी मैंने एक डिप्लोमा लिया ह्यूमन साइंस और योगा थेरेपी में। डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर, हालांकि आप नहीं बताना चाह रहे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक बात के, 2 बातें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आप झूलेलाल जी की वंश से आई हुई हैं, आप जो झूलेलाल जी जिस वंश से थे उसी वंश के आप उत्तरोत्तर वारिस हैं उसके, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, झूलेलाल जी के हम संतान हैं। 1107 में झूलेलाल जी का अवतरण हुआ था सिंधु नदी के किनारे। तो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तब वो आके इधर भारत में रहे, विभाजित भारत में रहे और पहले आगरा में मेरे दादाजी आगरा में आए 2-4 साल, वहाँ मेरे पिताजी ने अपनी एजुकेशन पूरी करी, एग्रीकल्चर में उन्होंने बीएससी करी थी। उसके बाद वो अजमेर आके सेटल हुए। मेरे दादाजी यहाँ अजमेर में ही थे और उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया। उसके बाद उन्होंने होम्योपैथ डॉक्टर की डिग्री भी ली थी दिल्ली से और फिर यहाँ पे डॉक्टर का भी काम किया। उन्होंने काफ़ी समाज कार्य किया और हमेशा समाज के प्रति वो नहीं, आप जैसे आप जो ये दावा करते हैं कि हम झूलेलाल की फैमिली से हैं, हाँ। तो झूलेलाल जी के अलावा भी सिंधी और दूसरे परिवारों की वंशावली भी होती है? हाँ, वंशावली होती है, पर 1107 में झूलेलाल जी का अवतरण हुआ था, तो हमारी पीढ़ी कौन सी है एग्जैक्ट मैं नहीं बता, पर हम नसरपुर के झूलेलाल की संतान है। नसरपुर में उनका जन्म हुआ था और जल और ज्योति की पूजा करते हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो वहाँ से ज्योत लेके आए थे और यहाँ पे जो झूलेलाल जी का मेन मंदिर है दिल्ली गेट पे,
उसमें उसको रखा गया था। और जयपुर में भी ऐसे मंदिर हैं। और हमारे जो मेरे चाचा वगैरह है वो अभी भी झूलेलाल जी के मंदिरों में सेवा कर रहे हैं। हम लोग सेवाधारी हैं और ठाकुर के नाम से बोलते हैं। सिंधी में ठाकुर बोलते हैं, पर इंग्लिश में और हिंदी में हम लिखते हैं तो वो ठाकुर हो जाता है। ठाकुर हो जाता है, ठक्कर हैं ये आप? ठाकुर, ठाकुर, हाँ ठाकुर, सिंधी में ठाकुर कहते हैं। और ठाकुर रतनलाल जी के घर में झूलेलाल जी पैदा हुए थे जी। हाँ, उनकी माँ का नाम देवकी था और पिताजी का नाम रतनलाल जी। जब मृक्षा बादशाह ने बहुत अत्याचार किया और हिंदू जब बहुत परेशान हुए तो उन्होंने जाके सिंधु नदी के किनारे 40 दिन तक पूजा करी, तपस्या करी। बहुत कठिन तपस्या करके झूलेलाल जी अवतरित हुए, मछली के ऊपर बैठ के अवतरित हुए। और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ रतन सिंह के घर में आ रहा हूँ, ठाकुर रतन सिंह के घर, और आपकी सारी समस्याओं का निदान करूँगा। उसके 8वें दिन वो वहाँ पे हुए। इसीलिए चालीहो उत्सव मनाया जाता है कि 40 दिन जल ज्योत की पूजा करते रहे। कई सिंधी बिना खाए पिए वहाँ बैठे रहे और झूलेलाल जी ने कहा मैं आके आपके धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा करूँगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। फिर मृक्षा बादशाह उनका खुद ही वो बन गया था अनुयायी। ठीक है, ये आपका एक पक्ष हुआ कि आप सिंधी समाज से हैं, आप उच्च शिक्षित हैं, आपने विभिन्न पदों पर काम किया और आप झूलेलाल जी के परिवार के हैं। एक और जो सवाल मैंने कहा था, मैं 2 सवाल पूछूंगा, एक सवाल आपने बता दिया, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। आप शतरंज की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और आपने शतरंज के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अपना अलग वजूद बनाया है। मैं शतरंज की नहीं, कैरम की खिलाड़ी। अच्छा, कैरम बोर्ड की। मुझे ऐसा ध्यान था कि आप शतरंज की खिलाड़ी हैं। मैं बचपन से कैरम खेलती थी क्योंकि मेरे पिताजी भी कैरम खेलते थे, भाई भी खेलता था। और मेरी माँ बाहर जाने में, हमको आउटडोर गेम्स के लिए ज़्यादा टाइम और इजाजत नहीं थी। 5 बेटियों को किस किस के साथ माँ रहती, तो इंडोर गेम्स ही खेलते थे। हाँ, तो उसमें मैं कैरम खेली और मैंने यूनिवर्सिटी में भी 13 खिताब जीते। हाँ। और नेशनल खेल के आई खूब, और राजस्थान की बहुत सालों तक चैंपियन रही मैं। क्या बात है। आप देखिएगा, आप एक उसमें एक चीज़ होती है कि जब अपन उसके स्ट्राइकर से जो मार करते हैं, हाँ। तो कई बार हम होता है कि जो लेना होता है वो कहीं दूसरी चीज़ होती है और कहीं से दूसरी जगह मारते हैं। क्या कहते हैं उसको? रिबाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? कट भी कहते हैं, शॉट भी कहते हैं, रिबाउंड भी मारते हैं। बहुत सारी चीजें। हाँ, तो ये राजनीति में सब कुछ होता है। इसलिए आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपका जो गेम है ना, ये गेम राजनीति के अंदर बहुत कामयाब होगा। और अगर आप राजनीतिक दावा कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे इंसान के रूप में, एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के अगर प्रतिनिधित्व करते हुए अपना दावा कर रहे हैं, तो आपका दावा बड़ा मजबूत है। अब मैं तीसरी बात ये पूछना चाहूँगा, आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? देखिए, ज़िंदगी में समाज ने और भगवान ने जो जो कर्तव्य दिए उनको बहुत अच्छे से संभाला मैंने, बचपन में भी। और पढ़ाई भी करी और घर के काम भी सीखे, शादी भी करी, नौकरी भी करी, शादी से पहले नौकरी करी और बहुत अच्छे से संभाला। और बहुत कम टाइम में अपना प्रोग्रेस करके मैं 5.5 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बन गई। ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस था। फिर प्रोफेसर भी बनी, सारे काम करे, पढ़ाई भी करती रही, बच्चे भी अच्छे से पाल पोस के बड़े किए, दोनों बच्चे। और पति के साथ भी सामंजस्य रहा, ससुराल, सारे कर्तव्य निभाए और सारे अधिकार मिलते गए। तो अब मेरा कर्तव्य समाज की तरफ है। अब मेरे पास टाइम है और मेरे पास बुद्धि है और हमारी सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। सारे फैक्टर्स ऐसे बने कि मुझे लगा कि अब मुझे भी इस फील्ड में आके अपना कुछ काम समाज को देना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे लोग बाग जो राजनीति का रह नहीं जानते, जय नहीं जानते, नी नहीं जानते, ती नहीं जानते, नीति नहीं जानते, आप सब कुछ जानने के बाद राजनीति में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये तो तय बात है कि राजनीति को आप कुछ दे के जाएंगी, जैसे आपने समाज को दिया। और फिर आप तो समाजशास्त्री हैं, मैं तो आपको यही समझता था कि आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट मानता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसी के रूप में मैंने तो आपको जाना है। तो सोशल साइंटिस्ट होने के नाते अगर आप राजनीति में आती हैं तो समाज का किस तरीके से उत्थान करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आप बताएं। हाँ, सोशल साइंटिस्ट जनरली, मैं सोशल साइंटिस्ट के अलावा बिहेवियरल साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को समझता है। तो राजनीति में व्यवहार को समझना ही सबसे बड़ी बात है। बिहेवियरल साइंस ही साइकोलॉजी है और सारी जिंदगी बिहेवियर ही समझते आए। समाज में रिश्तेदारों का, अपने कलीग्स का बिहेवियर समझने के बाद अगर इस फील्ड में उतरते हैं तो शायद धोखे कम खाने पड़ेंगे और अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। मेरे पास सब कुछ है,
मेरे को कोई लालच नहीं है, अब सिर्फ समाज की सेवा करनी है। तो समाज की सेवा करने के लिए आप जब मैदान में उठे हैं तो कुछ कर गुजरने के लिए घर से निकलना ही पड़ा है। तो आप जब घर से निकल रही हैं तो आप इस अजमेर उत्तर के अंदर आना चाहती हैं, तो आप किस तरीके से राजनीति के अंदर अपने आप को फिट मानती हैं और आप क्या क्या करेंगे? आपका क्या सपना है कि आप अजमेर के अंदर क्या विकास करना चाहती हैं? देखिए, फिट करेंगे तो मुझे मेरे जो मेरी जो टेरिटरी होगी वहाँ के जो पब्लिक है वो मुझे फिट मानती है कि नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। पर मैं अपने तन मन धन से भी काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं करती रही हूँ ऐसे काम, समाज सेवा के काम हम अपने मन से, तन से और धन से भी जहाँ तक हो सकता है संभव, जो हमारी सीमा है उसके अंदर हम करते हैं। और आगे अगर ये हमको कर्तव्य निभाने को मिलता है और अधिकार मिलता है, अभी तक अधिकार नहीं थे, पर्सनल लेवल पे कर रहे थे, अधिकार मिलता है तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। बहुत कुछ कर सकता है। समाज एक हिस्सा है राजनीति का, समाज एक हिस्सा है, बिहेवियरल भी एक हिस्सा है, मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वह भी एक हिस्सा है, लेकिन समाज के अंदर दूसरे हिस्से होते हैं विकास के। विकास के लिए अजमेर में आपको समाज सुधारक के रूप में राजनेता नहीं मानेगा। आप राजनेता की भूमिका अदा करें, समाज सुधारक की भूमिका तो अदा करेंगे तो आपको कोई आपकी दावेदारी में नहीं मानेगा। आप राजनेता के रूप में, चतुर रूप में, जो आप खेलते हैं ना कैरम बोर्ड, उस कैरम बोर्ड की जो चालें हैं, जब तक आप नहीं चलेंगे जब तक आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और राजनीति में सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना दावा जो पेश करें तो उसके अंदर राजनीतिक अपनी अप्रोच बताएं। जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, अब आप आ जाएं कि शिक्षा की दृष्टि से अजमेर पिछड़ा हुआ है। कोई ज़माना हुआ करता था कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का सबसे पहला महाविद्यालय अच्छा हाँ। और ये एजुकेशन हफ्ता राजस्थान शिक्षा की राजधानी माना जाता था, लेकिन अब शिक्षा की राजधानी नहीं रहा। अब तो कहीं की राजधानी रहा, तो भिखारियों का एक अड्डा है जहाँ पर पुष्कर चले जाइए या दरगाह चले जाइए, यहाँ भिखारियों की एक बहुत बड़ा समुदाय है, बाकी कोई रहा नहीं है विषय। तो आप शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आप शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे इसमें? देखिए, मूलभूत सुविधाओं की जहाँ तक बात है, पानी की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कभी कभी पढ़ने में आता है अखबार में भी, और लोगों को लगता है पानी बीसलपुर का इतना पानी है कि उसको मैनेज करना चाहिए। मैनेजमेंट, अगर वाटर मैनेजमेंट हम अच्छा करेंगे तो हम हर प्राणी को रोज पानी सप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई हो सकती है। असल में मैनेजमेंट सही नहीं है, कहीं टंकियाँ नहीं बनी हुई है। दूसरा है मेन रोड बनने शुरू होते हैं, दूसरे दिन से खड्डे होने शुरू होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फीडबैक लेने की ज़रूरत है कि हम किस आदमी को ठेका दे रहे हैं। इंजीनियर्स को खींच के रखना पड़ता है। राजनेता को तो ये अधिकार है कि वो सबको फीडबैक ले सकता है, सबसे वो लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने उद्घाटन कर लिया, पट्टी लगा दी, उसके बाद आप चुप हो जाए। आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, तभी आप पब्लिक की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आपके कर्तव्य हैं, उनको निभाते जाइए। लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ अजमेर के जो लोगों ने भुगती वो ये भुगती कि 20 साल से या 25 साल से या 30 साल से लोग आते रहे, विधायक बनते रहे, जाते रहे, सांसद आते रहे, जाते रहे, लेकिन मूलभूत समस्याएं थी वो वहीं की वहीं रहीं। पानी की समस्या आप ही के वर्ग के एक नेता हुए थे किशन मोटवानी जी, उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा दाव खेला था। और वो दाव अगर तरीके से मॉनिटरिंग हो जाती है और तरीके से वो होता है तो आज 24 घंटे हम लोगों को पानी मिल रहा होता, जो हमें नहीं मिला। और उसके बाद में स्थिति मैं आपको समझा दूं कि पानी की नहीं मिली और पानी, घरों में पानी नहीं आ रहा है और घरों में पानी भरा हुआ है। दो समस्याएं हैं यहाँ जरा सी भी बारिश होती है तो पानी पहुंच जाता है घरों के अंदर और नलों में पानी नहीं आता है। दोनों ही विकट स्थितियाँ हैं, दोनों विकट स्थितियों के जिम्मेदार लोग जो हैं वो बचते हैं। आपके विधायक 20 साल से यहाँ हैं, आप ही की समाज के हैं, और उन्होंने 20 साल तक इस शहर पर राज किया, एक छत्र राज किया, और अभी भी टिकट मांग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है उनको टिकट भी मिलेगी और वो फिर जीतेंगे भी। ये भी दावा है कि वो जीतेंगे भी और टिकट भी उनको ही मिलेगी, है ना। आप अगर टिकट का दावा कर रहे हैं तो आप दावेदारी करिए, टिकट वही लेके आएंगे। इतने अच्छे दावेदार हैं, इतने अच्छे चेहरे हैं, लेकिन किसी को मौका नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता ये मौका? इस पर आपका मैं विचार जानना चाहूँगा। ये तो मौका तो दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं को ही दिया जाएगा, ज़रूरी नहीं है। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध भी है और अपने कर्म भी हैं। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। तो उन्होंने जो कर्म किए 20 साल, आप कह रहे हैं 20 साल से स्थिति नहीं सुधरी, 20 साल से आपने
अपने नेता ही नहीं बदले तो स्थिति कैसे सुधरेगी? हाँ, 20 साल। बदलाव की जरूरत है ना जी। आप कह रहे हो 20 साल से मोटवानी जी थे तब उन्होंने काम किया जी। किया, ठीक है। गवर्नमेंट 5 साल चलती है, 5 साल में कोई अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता तो बदलो उसको। जब एक विद्यार्थी 1 साल में फेल हो जाता है तो आप उसको फेल की डिग्री देके और दोबारा देते हैं, तीसरी बार के बाद उसको बिठाते नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि परीक्षा के अंदर जब वो बैठते हैं तो पब्लिक उनको पास कर देती है और वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन आते हैं। अब 4 बार जैसे ही इलेक्शन आएगा वो अपनी कोई ना कोई डुगडुगी बजाएंगे और उस डुगडुगी के अंदर कोई ना कोई फंस जाएगा और वो फिर जीत जाएगा। पब्लिक इसलिए पास कर देती है कि वो सिंधी सीट मानी जा रही है। हाँ, इसलिए वो सिंधी दावेदार वही खड़े होते हैं जी। पिछली बार अगर कांग्रेस से सिंधी दावेदार खड़ा होता तो शायद ये जीतते भी नहीं। वैसे बीजेपी मेरी पार्टी है, मैं इसकी समर्थक हूँ, पर फिर भी अगर सिंधी सीट है इसलिए वो जीत जाते हैं और जाके हाथ पांव जोड़ लेते हैं और प्रोग्राम्स करवाने उनको बस ये है कि प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम करो, आप नाचो गाओ खाओ पियो और सिंधियों से जाके वोट ले लो। इसलिए ये तो हमारा जो समाज है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ इसको चेंज करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएं, विमेन एजुकेशन के लिए कॉलेज खोलें जी। आप कहीं पे भी देख लो, जहाँ पे भी ऐसी गैदरिंग होती है तो विमेन का नंबर बहुत कम होता है, 2% 5% विमेन पहुँचती है। विमेन को घरों से निकलने ही नहीं दे रहे। अजमेर में 2 जातियाँ मुख्य हैं, मोमडन और सिंधी, तो दोनों जातियों के ज्यादातर औरतों को घर में ही रखा जाना पसंद करते हैं लोग। नहीं, अब तो महिला विधेयक आ गया है, तो आपकी पार्टी ने महिला विधेयक ले आए हैं, उसके बाद में ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी तो हर चीज में, हमारी जो बीजेपी सरकार ने हर चीज में महिलाओं को ग्राउंड से लेके ऊपर तक हर वर्ग की महिलाओं को फायदा पहुंचा है। हाँ, इसीलिए महिलाएं उन्हें पसंद भी करती हैं। ज्यादातर मोदी जी को वोट मिलते हैं, महिलाओं के मिलते हैं। 80% जो वोटर्स हैं, अगर महिला वोट दे रही है तो उसका पति भी दे देगा और उसके बच्चे भी दे देंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। महिला घर की गुड मैनेजर्स होती हैं। बिल्कुल सही। और मैं इसलिए कह रही हूँ महिला शिक्षा को बढ़ाओ। आपने जो कहा कि पानी घरों के अंदर होता है और पीने को नहीं होता, इट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक। आप मैनेज करो ना, सड़कें ठीक से बनाओ, आप हाइट को देखो, पानी के लिए टांके, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग उनको यूज कर सकते हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। और सिंधी स्कूल बंद हो गए, सिंधी नेता बैठे हैं पर सिंधी स्कूल बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सिंधी भाषा का विकास नहीं हो रहा है। सिंधी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, वहां से जो लोग आए। ये बात, एक नई बात आई है मेरे सामने जो अब तक किसी सिंधी दावेदार ने प्रस्तुत नहीं की, कि यहाँ सिंधी भाषा का जो वह सिंधी संस्कृति है, सिंधी संस्कार है, जो सिंधी खान पान है, जो सिंधी रहन सहन है, जो सिंधी का व्यवहार है, और जो उनकी जो सिंधी का एक सिंधियत जिसे कहते हैं, सिंधियत है ना, वो सिंधियत जिसको हर समाज प्रणाम करता है। आज सिंधी जितने मेहनती कोई वर्ग हो नहीं सकता, बाकी दिमाग किसी का भी हो सकता है तेज, लेकिन सिंधियों का जो है ना मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अजमेर के अंदर 20 साल से अगर कुछ हानि हुई है तो आप जो हानि बता रहे हैं वो हानि हुई है। हाँ। नेता राजनीति के अंदर भले ही सक्सेस हो रहे हो, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी जाति को, सिंधीवाद को, सिंधियत को बचाने। सिंधिवाद तो बढ़ जाएगा, वोट लेने के लिए सिंधिवाद भी बढ़ा देंगे, तो लेकिन सिंधियत नहीं बढ़ेगी। ये सिंधियत अच्छी बात है। वोट लेने के बाद क्या सिंधियत को बढ़ाने के लिए करते हैं क्या काम? हाँ, बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात है। जिस फील्ड के लिए आपने वोट लिया है, अगर आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया तो क्या किया? जिस फील्ड के लिए आप टिकट ले रहे हो वो काम नहीं किया। सिंधी समाज आज रो रहा है और धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा। आप कह रहे दिमाग सब में होता है, सिंधी का IQ सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। आप कंपैरेटिवली देख ले। हाँ। सिंधी बोरी बेच के भी कमा लेता है और रोटी खाता है, सिंधी कभी भिखारी नहीं दिखेगा आपको। जी जी बिल्कुल। सिंधी हमेशा देना जानता है। विभाजन के बाद सिंधियों के साथ जो त्रासदी हुई, मेरे नाना जी तो पोस्ट मास्टर थे, तो यहाँ पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली। मेरे दादाजी आए यहाँ, उन्होंने बिजनेस शुरू किया। वो 51 गांव छोड़ के आए थे, राय बहादुर का किताब मिला हुआ था उनको। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ जमीन पे सोते थे आके। उन्होंने फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। सिंधियों की कुर्बानी से आपको भारत मिला है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो उन सिंधियों को ही आज बर्बादी। अच्छा, एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो सिंधियों को रिजर्वेशन कभी नहीं मांगा सिंधियों ने। सिंधी कभी भीख नहीं मांगता, कभी उन्होंने रिजर्वेशन भी नहीं मांगा आपसे जी सरकार से। लेकिन फिर सिंधी भाषा का विकास होना चाहिए, सिंधी साहित्य और संस्कृति, सिर्फ उसका जिक्र होता है जी, लेकिन असल में काम नहीं होता है। जिक्र को छोड़े, सिर्फ काम करें। मैंने सिंधु शोध पीठ खोला MDS यूनिवर्सिटी में 2015 में, MHRD
मेरे को 1 करोड़ दिया और 1 करोड़ हमारी यूनिवर्सिटी ने दिया, उसके इंटरेस्ट से चलाते हैं। वो 2 करोड़ अभी भी सेफ है हमारे पास, उसके इंटरेस्ट से हमने इतने सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस किए। हम रिसर्च स्कॉलर्स को 1 लाख तक स्कॉलरशिप भी देते हैं अगर कोई सिंधी साहित्य पे या सिंधी समाज पे कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट करता है और वो सबमिट करता है अगर सिंधु शोध पीठ को, तो 1 लाख तक की हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। पर सिंधी तो ये तो हुई सिंधियत को बचाने की बात, जिस पर आप एक लंबे अरसे से लगी हुई हैं। तो मैं सिंधी हूँ तो सिंधियत को तो बचाऊंगी। हाँ, नहीं बचाने, वही उस खुशबू को, जो सिंधियों की खुशबू है, उसको बचाने में लगे रहे आप, क्योंकि समाज के दूसरे वर्ग में थे तो वहाँ खुशबू बचा रहे थे। अब आप राजनीति में आए तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंधियत को यहाँ भी जिंदा करेंगे, सिंधियों की जो खुशबू आपने वहाँ सुरक्षित रखी उसका संवर्धन यहाँ भी करेंगे, और जो विकास नहीं हो पाया, सिंधियों का विकास नहीं हो पाया, सिंधियत का विकास नहीं हुआ, सिंधी राजनीति का विकास हुआ, और वो भी एक वर्ग विशेष, मतलब एक चेहरा विशेष के हाथ में रहा। इतने सिंधी हैं यहाँ, मैं आपका अगर दावेदारों में मैं बात करूं तो मैं 20 नाम गिना सकता हूं जो उनसे बेहतर है, पढ़ाई लिखाई में भी उनसे बेहतर है और राजनीति में भी उनसे बेहतर है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी उनसे ज़्यादा है। लेकिन ठीक है, अब वो पार्टी के अंदर जिस तरीके की एक रणनीति होती है और लॉबिंग होती है, जिस तरीके का काम होता है, टिकट लाना उनके लिए हुनर है, हुनरमंद लोग ले आते हैं टिकट, और जिन पर हुनर नहीं होता वो आप जैसे लोग यहाँ रह के दावेदारी, उन्होंने तो मैंने उनसे कहा था कि दावे करिए, दावेदारी पेश, मैंने देवनानी जी को कहा था, कहते हैं कि मैं सबसे बाद में आऊँगा जब सबकी दावेदारी हो जाएगी। तो मैंने कहा जब सबके बाद में आओगे तो आप सबके बाद में रहोगे, मैं ये बता दूंगा कि आप सबके बाद में ही रहोगे, देख लेंगे किस तरीके से आप दावेदारी करेंगे। तो आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी, आप सिंधियत को बचाने के लिए अजमेर के अंदर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब यह मूलभूत सुविधाएं की बात जो कहा, वो नगर निगम का भी काम हो सकता है, उसको वो करना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विधायकों का काम होता है। तो आप अगर शिक्षा का बहुत बड़ा वो आपका वो रहा है फील्ड, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ एक संभाग के अंदर सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, बाकी 8 जिलों के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं है। आपकी क्या कोशिश रहेगी कि अजमेर के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप किस तरह से विकास करना चाहेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ 8 जिलों में कोई नहीं है तो हर जिले में एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जी, क्योंकि जो सरकार सुविधाएं दे रही है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छे से मिलती है। दूसरा, विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनती रहती है, गवर्नमेंट योजना बनाती रहती है। तो हम दूसरा एक और हॉस्पिटल खोल सकते हैं, जैसे जनाना हॉस्पिटल खुला जी, पिछले बीजेपी के राज में खुला था, और उसी तरह हम और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, चाहे अजमेर हो चाहे जयपुर हो, हर जगह की जनसंख्या तो बढ़ रही है। जनसंख्या के हिसाब से 1-2 हॉस्पिटल और होना चाहिए। एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, जैसे सिर्फ कैंसर के रोगियों के लिए अलग खोल लिया, जैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए अलग, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम, बीपी और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही है, उनके लिए एक अलग से हॉस्पिटल खोल दे। इस तरह के काम कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में विधायक के पास इतनी पावर होती है। हाँ, विधायकों को करना चाहिए और करना चाहिए। वो कर सकता है। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। चलिए, आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, युवाओं को बेरोजगार, और महिलाओं के लिए मैं कहूंगी कि महिलाओं के जो गलत बिहेवियर होता है महिलाओं के साथ, हाँ, जी, उनको एक ही जगह लीगल फैसिलिटी, पुलिस की फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी। एक महिला के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो वो मेडिकल कराने दूसरी जगह जाएगी, पुलिस में रिपोर्ट कराने तीसरी जगह जाएगी, ये और वकील से मिलने जाएगी। फ्री फैसिलिटीज़, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ एक जगह पे अगर हम मुहैया करा सकते हैं तो ये मैं ज़रूर करूँगी। अगर मेरे बस में चला तो मैं ये ज़रूर करूँगी। मतलब स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और कानून व्यवस्था जो स्त्रियों के को हमेशा, कानून है, जुडिशरी है, कानून है, ये व्यवस्था और हेल्थ सर्विसेज है, तीनों एक ही जगह मुहैया कराए। कुछ ऐसा सेंटर्स बनाने चाहिए बहुत अच्छी बात महिलाओं के लिए। ये प्रायोगिक बात है जो होनी चाहिए, क्योंकि आप जब महिलाओं का सिर्फ है ना आरक्षण दे देने से महिलाओं को काम नहीं चलेगा, महिलाओं बिल पास करने से काम नहीं चलेगा, उनका व्यवहारिक जो सुरक्षा है उनकी वो भी बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं ये चाहूंगी कि पंचायती राज में पंच आता है, सरपंच जो होता है, पति पंच आ जाते हैं, उनके पति आ जाते हैं। तो मैं इस चीज के लिए कहना चाहूंगी कि कहीं पे भी महिला चाहे अनपढ़ बनती है, आजकल तो शायद उसमें भी एजुकेशन जरूरी कर दी है, हाँ। तो जितनी पढ़ी लिखी है उसको ट्रेनिंग दे। जैसे हम रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं, मॉड्यूलर ट्रेनिंग्स देके उनको 7 दिन की, 15 दिन की, उनको ट्रेन करें कि आपको अपने ऑफिस में अपना काम कैसे करना है। हाँ, न कि आप पतियों पे निर्भर नहीं रहे। हाँ, अभी तो ये स्थितियां चल रही हैं कि मतलब दो, अगर मान लीजिएगा कोई पंच है तो वो सरपंच है, तो सरपंच की बीबी को भी सलाम करो और सरपंच साहब को भी सलाम करो। सर, वो इसलिए हो रहा है
क्योंकि कई महिलाएं ये कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं होती कि हमको काम करना नहीं आता है। अगर हम उनको ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की, 1 महीने की, 7 दिन की, छोटी ट्रेनिंग से शुरू करें, वो अपने आप बहुत एंथुसियास्टिक होती है महिलाएं और बहुत अच्छा मैनेज करती हैं चीज़ों को। आप देखिए एक अनपढ़ महिला घर परिवार फॉयल फीडर सब करती है मैनेज। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है महिलाओं का। अगर आप महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कितना चमन हो जाता है आपका देश। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये दावेदार हैं हमारी प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर, जिन्होंने बहुत ही संजीदा तरीके से सुचितापूर्ण दावे पेश किए और उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि अब तक जो सिंधियों के नेता थे वो सिर्फ अपने नेतागिरी तो बचाते रहे, लेकिन सिंधियत नहीं बचाई उन्होंने। और ये चाहती हैं कि सिंधियत की जो खुशबू पूरे विश्व में है, वो सिंधियत की खुशबू भी बची रहे, नेतृत्व भी मिले और एक महिलाओं का सशक्तिकरण हो। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और बहुत सारे उनकी ऐसी बातें थी कि मूलभूत सुविधाओं पर उन्होंने बात की, स्वास्थ्य पर बात की। तो सारे दावे उनके पेश किए। मुझे लगता है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, उनकी दावेदारी अच्छी लगी होगी। अगर दावेदारी आपको मजबूत लगी है तो उनको सहयोग कीजिएगा, उनकी बात को राजनीतिक दलों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपको टिकट भी मिले और आप चुनाव जीत कर भी आएँ। और ये बात सच है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति का संवर्धन होगा, राजनीति का विकास होगा, राजनीति सुरक्षित होगी, जनजीवन सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद आपके आने का। धन्यवाद।